Hi friends, so now welcome to BioGirl Study with me, and in that channel we are studying NCERT line to line, um, and we are all only not reading the NCERT line to line. Basically, we are learned also here what is the concept of this chapter, and if you are preparing for any competitive exam or any board, and that is very important to read the NCERT line to line. That's why I am. Starting one series that is in one day one para, and I can maybe I we are completing three chapter: human disease and reproductive health and human reproduction. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला हुआ था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इवोल्यूशन पढ़ेंगे. सो अपना ये इवोल्यूशन चैप्टर है, और अभी तक जो आगे वाले चैप्टर्स थे उसमें मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाती थी, ठीक है. बट अभी मैंने आपके लिए एक डिजिटल नोट्स भी तैयार किए हुए हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी वे रहेगा, क्योंकि इनको मैं ये वाले जो नोट्स थे बेसिकली मैं ये आपको कहाँ पे प्रोवाइड करती थी, वो मैं आपको प्रोवाइड करती थी अपने शॉर्ट्स पे. लेकिन शायद शॉर्ट्स पे आप लोग इतना देखते हो और फिर उसको नहीं पढ़ते हो, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे शॉर्ट्स नोट में आपको प्रोवाइड कर रखा है. सो हाँ, तो यही आपके नोट्स हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम अगर इससे हो सके तो एक मिनट. हाँ, तो हम लोग अभी पहली बात तो हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है. अभी तक हमने पढ़ा, आगे वाली जो हम चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे उसमें बेसिकली हम बात किस चीज़ की कर रहे थे. उसमें हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी अगर डिसीज़ हो जा रही है तो कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे हम उससे क्योर करेंगे. देन हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बोथ ऑफ द थ्री चैप्टर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए. अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, दैट previous lecture. That is very important. In every exam they have a very high weightage, so you should be go and watch it. And that's your chapter. What it's going to be, it's evolution, ठीक है. evolution आपका है, और इसमें जैसे कि हम बात करते हैं तो इस चैप्टर का अगर हम ओवरव्यू ले तो आज आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. आज हम इसमें समझेंगे कि बेसिकली इवोल्यूशन होता क्या है, और हम आगे चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे. क्योंकि मैं पार्ट्स में पढ़ाती हूँ, अगर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होता है और लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होती है उस टॉपिक को, तो मैं 2 टॉपिक भी कवर करा देती हूँ. लेकिन अगर ज़्यादा डिटेलिंग रहा और याद करने को एक टॉपिक में ज़्यादा रहा तो वी आर कवरिंग विथ ओनली वन टॉपिक. ओके, सो इन दैट चैप्टर वी आर कवरिंग दीज टॉपिक्स जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है. ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ पे लाइफ आई कैसे, ये हम पढ़ेंगे. दैट इज़ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. एंड आफ्टर दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म आ थ्योरी जो आई उनके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, क्या क्या एविडेंस मिले इवोल्यूशंस के, वो हमें डिस्कस करना है. एंड व्हाट इज़ द एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, एंड हार्डी-विल्सन प्रिंसिपल क्या है, एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. तो लास्ट में हम इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे. सो अभी हमें पढ़ना क्या है आज के लिए कि बेसिकली अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि धरती पे सबसे पहले क्या आया होगा. जैसे पूछ लिया जाता है कि बताओ जो है वो धरती पे पहले मुर्गी आई कि अंडा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका ये चैप्टर दे सकता है कहीं ना कहीं, वरना कोई नहीं दे पाता, ठीक है. तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इवोल्यूशन की आपका बेसिकली आपकी लाइफ, आपके अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, इस चीज़ पे हमें डिस्कस करना है. और इसी तरीके से आपको पूरा जैसे कि ये फ्लो वाइज एनसीईआरटी चलेगी हम वैसे ही डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर डैट जो मैंने आपके लिए डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट आप जो अगर मैं उसको शॉर्ट्स पे या आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. Evolutionary biology is a study of history of life from on earth.
इवोल्यूशनरी की जहाँ बायोलॉजी की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे यही मतलब होता है कि वहाँ पे ये मतलब है कि हम यहाँ पर एक हिस्ट्री इन द सेंस इतिहास, ठीक है, इतिहास होता है हिस्ट्री का मतलब। तो जो अपना लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ पे, पृथ्वी पे कैसे जीवन आया, उस चीज़ के बारे में हमें जो हम स्टडी करते हैं वो हमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है। व्हाट एग्जैक्टली द इवोल्यूशन, एग्जैक्टली में इवोल्यूशन होता क्या है? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा and fauna that have occurred over million year earth on a flora and fauna. If you are reading the biology, that type of the छोटे छोटे से जो words हैं, जो concept हैं, you should be know what is a flora and fauna. You are in class 12, you should be write in my comment section what is flora and fauna. और please अपने लिए थोड़ा कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट होके दीजिएगा कि चीटिंग करके नहीं। बहुत सारे बच्चे फ्लोरा एंड फाउना में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे फ्लोरा और फाउना का कंफ्यूजन नहीं रखना है। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फाउना, जो भी पेड़ या पौधे में चेंजेस हो रहे हैं या होते चले आ रहे हैं और आगे भी होते चले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। एंड इवोल्यूशन ऑन अर्थ ऑफ स्टार्स एंड नीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, what follow in the longest all considered as a conjugated story. This is the story of origin of life and evolution of life from a biodiversity on the plant earth in the context of evolution on earth against the background of evolution and the universe itself. तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं, कुछ मानी भी जाती हैं, कुछ नहीं भी मानी जाती हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का, कैसे इवोल्यूशन हुआ। बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ, कैसी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली लाइफ का ओरिजिन हुआ कैसे, लाइफ आई कैसे, हमें ये डिस्कस करना है। When we look at the star on a clear night sky, we are in way looking back in a time. That's mean what? कि जब हम रात में चमकते सितारे जो देख रहे होते हैं, so we are not, वो जो stars होते हैं वो प्रेजेंट पे उस जगह पे नहीं होते हैं, वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट, हम पास्ट में उनको देख रहे होते हैं। वो जो उनकी जो लाइट होती है हम बेसिकली उस चीज़ को देख रहे होते हैं। वो स्टार जो होते हैं वो एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं होते हैं। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। वॉट वी सी टुडे इन अ ऑब्जेक्ट whose immediate light started into the journey million of year back and formed trillion of kilometer away and reaching our eyes now। मतलब जो कई मिलियन ऑफ जर्नी में वो स्टार उस जगह पे रहे होंगे, अब वो हमारी आंखों तक उनकी लाइट पहुंच रही है। ठीक है, when we see object in your intermediate surrounding and we are seen then instantly and hence in the present time, therefore when we see the star apparently and peeping into the past, वही बात करते हैं कि जो हम स्टार देख रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे हमें रात में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वो बेसिकली उस जगह पे नहीं होते हैं, वो हम पास्ट में देख रहे होते हैं। वहाँ पे वो होते नहीं हैं, हम उनको किस में देख रहे हैं, हम उनकी लाइट हम तक अब पहुँच पा रही है तो हम उसको देख रहे हैं। ठीक, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियसली सी बात है यार कि अर्थ पे ये एक यूनिक चीज़ ही है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि अर्थ पे यूनिवर्स में या कैसे एक ये बहुत ही यूनिक कंसिडर किया जाता है इवेंट हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई इस पे। द यूनिवर्स इज़ वास्ट, यूनिवर्स आपका बहुत बड़ा है, एंड द रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। अगर हम बात करें यूनिवर्स के कंपेयर में तो अर्थ एक स्पेक के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। सो द यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ये अंडरलाइन करते हुए चलना है। आपका जो यूनिवर्स है वो बहुत ओल्ड है, ऑलमोस्ट वो 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है आपका यूनिवर्स।
ठीक है, एंड ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सी कंटेन स्टार्स, जो गैलेक्सी हैं उसमें आपका क्या है, स्टार है, क्लाउड ऑफ गैसेस हैं एंड डस्ट है। तो आपका स्टार है, क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट से मिलकर आपकी क्या बनती है, गैलेक्सी बनती है। एंड कंसिडर द साइज ऑफ यूनिवर्स। अर्थ इज इंडीड एज अ स्पेक। बिग बैंग थ्योरी पूछी जाती है, इसको सही से समझिएगा। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। इट्स टॉक अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म। सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन की बात करी जा रही है, अनइमेजिनेबल है, फिजिकल टर्म के में बात करी जा रही है। द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर काम डाउन। जो एक एक्सप्लोजन हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो हुआ वो कम डाउन, वो थोड़ा सा कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स धीरे धीरे, पहले तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड किया, एक्सपेंड होने की वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम लेटर। हीलियम और हाइड्रोजन समटाइम लेटर फॉर्म हुई। एंड द गैसेस कंसीड अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और गैसेस जो थी वो कंडेंस हो गई अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी, और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, गैलेक्सी को फॉर्म कर दिया ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, जिसको आज हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। अगर आपने मिल्की वे गैलेक्सी बहुत छोटे क्लासेस में भी पढ़ा दी जाती है। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्लियर अर्थ। अर्थ पे पहले कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। ठीक है, सो पहले अर्थ पे कोई भी अपना एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट था। वाटर वेपर की अगर हम बात करें, मीथेन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया की बात करें, तो रिलीज फ्रॉम द मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। मॉल्टेन मास जो था वो सरफेस को कवर कर रहा था, जिसके थ्रू ये जो गैसेस हैं वो रिलीज हुई। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2O escaped। यूवी रेज आई, जो सनलाइट आई, जिनकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ वाटर का, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वाटर जो था वो टूटा, और जो H2 था, जो लाइटर H2 थे वो स्केप हो गए। तो वाटर कैसे आया, आपकी यूवी रेज आई, यूवी रेज की वजह से जो वाटर था उनका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो आपके लाइटर H2 थे वो सारे स्केप आउट हो गए, मतलब बाहर चले गए। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया। अब ऑक्सीजन जो है, जो फॉर्म हुआ यहाँ पर, वो क्या किया उसने, वो जाकर किससे कंबाइन हो गया, अमोनिया से। ठीक है, वो जाके आपका अमोनिया से कंबाइन होता है एंड मीथेन टू फॉर्म अ वाटर, और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं, वाटर बना देती हैं। हाँ, CO2 एंड अदर। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होता है, ओजोन लेयर फॉर्म होती है। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज अ रेन। जब ये कूल डाउन हो जाती है, जब ये ठंडा हो जाता है, तो वाटर वेपर जो होते हैं वो रेन के फॉर्म में फेल डाउन करते हैं, मतलब बरसात की तरह पानी नीचे आता है। टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियंस। तो जितने भी गड्ढा उड्ढा, जो भी पूरे गड्ढे वड्ढे हो गए थे अर्थ में, जो गड्ढे वगैरह थे, तो वो जो बारिश हुई जिनकी वजह से वो गड्ढे भर गए और उनसे क्या फॉर्म हुआ, ओशियन फॉर्म हुए, ऐसा कहा जाता है। लाइफ अपेयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का फॉर्मेशन जब हो गया उसके 500 मिलियन ईयर के बाद अपने अर्थ पर जो है वो क्या आई, लाइफ अपेयर्ड हुई। तो आपकी जो अर्थ थी वो फॉर्म हुई, जो आपका यूनिवर्स है वो 3.8 मिलियन ईयर अगो पुराना है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 500 मिलियन ईयर अगो अर्थ बन गई थी, उसके बाद लाइफ अपेयर हुई अर्थ पर। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बाद, मतलब कि कम से कम 4 बिलियन ईयर साल के बाद जो है
वो अर्थ के बनने के बाद जो है लाइफ इस पे आई, अर्थ पे। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या जो लाइफ है वो कहीं बाहर से आई, आउटर स्पेस से आई? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट्स कम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं या कुछ साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि लाइफ जो है वो बाहर से आई है। अर्लियर ग्रीक थिंकर थ्रू आउट द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ स्पोर्स। जो अर्लियर ग्रीक थिंकर थे वो ये मानते हैं कि यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो स्पोर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वॉज ट्रांसफर टू द डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। पांसमारिया, ये जो है स्पर्मिया, पांसस्पर्मिया वाली जो आपका ये थ्योरी है ये बहुत पूछी जाती है, वर्ड पूछा जाता है पांसस्पर्मिया, इसको याद रखना। और पांसस्पर्मिया होता क्या है? स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर द सम एस्ट्रोनॉमर। जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो इस चीज़ को बहुत मानते हैं कि कहीं बाहर आउटसाइड से स्पोर्ट्स आए जो कि अर्थ पर आके गिरे, जिसकी वजह से जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ फॉर्म हो गई, ठीक है। For a long time it was also believed that life out of decaying and rotating matter like a straw, mud, etc. और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो डिकेइंग मैटर है, जैसे कि रोटिंग मैटर है, स्ट्रॉ है, मड है, इन सब चीज़ों से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और इस जो बताया गया है कि डिकेइंग रोटिंग मैटर से चीज़ें आई हैं, इस थ्योरी को क्या बोला गया है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिटिंग लाइफ। और जो अब लुइस पास्चर है, सब तो सोच ही रहते बढ़िया बढ़िया सा, कोई बता रहा है कि बाहर से आया स्पोर, गिरा अर्थ पे स्पोर आया जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म हो गई। कोई आ रहा है बता रहा है कि जो डिकेइंग मैटर है, जो कूड़ा कबाड़ा फेंक दिया जाता है, उसमें से अर्थ जो है लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। सबका अलग था। लुइस पास्चर ने कहा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, जो प्री एग्जिटिंग लाइफ है, जो लाइफ है उन्हीं से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ही शोन दैट इन प्री स्टेलाइन फ्लास्क life did not come from killed yeast while another flask open to air new living organism arose from the killed yeast। अब क्या इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये दिखाया करके कि नहीं मान रहे हो तुम करके दिखाएंगे। सो प्री स्टेलाइन फ्लास्क में उन्होंने क्या लिया? लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। उन्होंने कहा कि जो किल्ड ईस्ट है उससे लाइफ नहीं आ रही है, मतलब डिकेइंग मैटर से नहीं आ रही है। वाइल इज अनदर फ्लास्क ओपन टू द एयर, वहीं पे जो दूसरा फ्लास्क था वो एयर में ओपन था। द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज, और वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म बना। और उन्होंने ये बताया कि अरोज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई, सबने रिजेक्ट कर दिया उसे कि ये सही नहीं है। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम कम ऑन अ अर्थ। और दूसरी बात, सब कुछ बताया बाहर से आया, इसको किसी ने नहीं माना। फिर दूसरा बताया डिकेइंग से आया, अब वो बता रहे कि प्री एग्जिटिंग लाइफ। अब जो प्री एग्जिटिंग लाइफ अगर वो पहले से ही अर्थ पे है तो क्वेश्चन तो हमारा ये है ना कि बेसिकली वो जो प्री एग्जिटिंग लाइफ भी आई है वो कहाँ से आई है, तो वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि दिस डिड नॉट आंसर हाउ टू फर्स्ट लाइफ फ्रॉम कम ऑन अ अर्थ। ये नहीं बताता है कि कैसे जो है वो अर्थ पर लाइफ ओरिजिन हुई या कैसे आई। Operin of Russia and Haldane of England, that these two scientists' name is very important. Operin of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. अब ये जो दो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है? प्री एग्जिटिंग नॉन लिविंग, जो प्री एग्जिटिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जो आरएनए है, जो प्रोटीन है, इनसे आई। And that formation of life was preceded by the chemical evolution. Formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. The condition on Earth were high temperature, volcanic storm, reducing atmosphere containing CH4, NH3, etc. In 1953 SL Miller आए और उन्होंने कहा
एन अमेरिकन साइंटिस्ट। और ये कौन थे? ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। आपको इनकी कंट्री भी याद रखनी है, कौन रशिया से था, कौन कहाँ से था, ये वर्ड पूछा जाता है। एक मिनट, ठीक है। सो अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन। अब एसएल मिलर ने क्या किया, उन्होंने एक सिमिलर कंडीशन फॉर्म करी लेबोरेटरी में, और उन्होंने क्या किया, ही क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्रिएट किया इन अ क्लोज्ड फ्लास्क में, और उसमें क्या क्या लिया, CH4 लिया, H2 लिया एंड NH3 लिया, ठीक, एंड वाटर वेपर लिया 800 डिग्री सेल्सियस पे। आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या बन रहा था, अमीनो एसिड बन रहा था, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, वहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन हुई, नाइट्रोजन बेसेस आए, पिगमेंट्स आए, फैट्स आए, सब कुछ बन गया। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है एसएल मिलर ने, अमेरिका ने, कि उन्होंने एक अपने क्लोज फ्लास्क में, एक लेबोरेटरी में एक ऐसा उसे प्रोवाइड कर दिया कि फ्लास्क कंटेन किया CH4, H2, NH3, वाटर वेपर लाए, सब कुछ ला के, और उन्होंने थोड़ी देर के लिए देखा कि अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा था। फिर वो सिमिलर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे शुगर फॉर्मेशन हो गई, फिर नाइट्रोजन बेसिस भी आ गए, पिगमेंट्स आ गए, फैट्स आ गए। Analysis of the metrolyte content or revealed similar compound indicating that the similar processes occurring elsewhere in space। उन्होंने कहा, वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो इस एनालिसिस पे उतरे, कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट द सिमिलर प्रोसेस अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस, कि इस तरीके के जो सिमिलर प्रोसेस हैं वो कहीं अदर भी स्पेस में अकर कर रहे हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कहीं अदर स्पेस में भी हैं, उन्होंने ये बताया। Within this limited evidence, the first part of the conjugated story, chemical evolution was more or less accepted। इसको कुछ माना भी गया और कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं भी माना, more or less accepted थी। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose। हमें नहीं पता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बवाल बताने के बाद कि स्पोर पहाड़ से आए, अर्थ पे गिरे, तब ओरिजिन हुआ, डिकेइंग मैटर से आए, फिर उन्होंने एक बताया कि एक हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीज़ें होंगी, वाटर पूरा उन्होंने लेबोरेटरी में पूरा सेटअप किया, सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ ओरिजिनेट कर लिया, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चला कि वी हैव नो आइडिया, हमें नहीं पता है कि पहली जो मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ है वो कहाँ से आई। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ऑरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बाद, और जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो ऑरिजिनेट हुई 3 बिलियन ईयर बाद। दे वुड हैव बीन गेन मॉलिक्यूल, RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। These capsules reproduce their molecular perhaps। The first cellular form of life did not possible originate till about 20,000 million year। जो फर्स्ट सेलुलर, अभी तो नॉन सेलुलर की बात करी गई थी, जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो पॉसिबल ही नहीं थी ऑरिजिनेट होना टिल 2000 मिलियन ईयर अगो, के पहले नहीं ऑरिजिनेट हो सकती थी। These was probably single cells। All life form were in the water environment only। All life form were in water environment only। तो सबसे पहले जो लाइफ अपनी ऑरिजिनेट हुई वो पानी में ऑरिजिनेट हुई, ठीक है। This version of biogenesis, the version of biogenesis, the first form of life arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecule accepted by majority। मेजॉरिटी ने ये एक्सेप्ट किया कि जो इवोल्यूशनरी जो लाइफ एरोज हो रही है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हो रही है, मेजॉरिटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वन फॉर्म हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इन्वॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज द fascinating story that we'll discuss below।
हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, अब हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि बेसिकली किसी भी तरीके की लाइफ आई हो वो आई कहाँ से, तो इसका कोई हमें अभी तक नहीं पता कि कहाँ से आई। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मानते हैं कि नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे आई है। ठीक है, वंस फॉर्म हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story। अब हम ये बात करेंगे कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो पहली सेल लाइफ है, वो कैसे इन्वॉल्व हुई इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे, जो आज के टाइम में बहुत कॉम्प्लेक्स में आती है। इस पे हमें बात करनी है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी आपका नीचे दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड थ्योरी में हमें इस चीज़ को पढ़ना है, और ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करेगी कि सेल वाला जो है वो कैसे आया। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी। कन्वेंशनल रिलीजनल लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो कन्वेंशनल रिलीजनल लिटरेचर है वो हमें थ्योरी बताती हैं स्पेशल क्रिएशंस की। द थ्योरी वॉज 3 कॉन्टोनेशंस। One, that all the living organism, species or a type that we seen today were created as such। अब मतलब जो थ्योरी आई थी वो तो आई ही थी, अब ये अलग ही लेवल पे थ्योरी जा रही है। वो कह रहे हैं कि 3 तरीके की ये स्पेशल क्रिएशन जो है वो हमें बताती हैं, 3 तरीके की थ्योरी। पहली थ्योरी ये है कि ये बताते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा आज है और जिस टाइप का है वैसा ही वो पहले भी था। टुडे वर क्रिएटेड एज सच, जैसे पहला था वो आज भी वैसे ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? बाद में दूसरी आती है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने की, पहली थ्योरी क्या कहती है, दूसरी क्या कहती है और तीसरी क्या कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लाइन टू लाइन की लाइंस भी उठ के आ जाती हैं। ठीक है, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also। अब जो पहले वाले में बोला कि जैसी आज है वैसी पहले भी थी, एज सच है, कुछ बदला नहीं है, ना कुछ आया है ना कुछ बदला है। दूसरे वाले में ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सिंस क्रिएशन। उन्होंने अब ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो जब से इस चीज़ का क्रिएशन हुआ है तब से वो सेम ही है और ये फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमंस में तो सेम इवोल्यूशन होता नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स में ही देख लो, सब एक जैसे तो नहीं दिखाई दे रहा है, सब में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि जैसा क्रिएशन हुआ था वैसा आज भी है? द थर्ड वाला जो थ्योरी है, द अर्थ इज अबाउट 40,000 ईयर ओल्ड। जो थर्ड है ये भी गलत है कि जो अर्थ पे जो लाइफ आई है, जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी ही है। ऐसा कैसे? ऑल दीज आइडियाज वी वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th century बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन made during the sea forecast in the snail ship it's called HMS Beryl around the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarity varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million of year ago। तो जो पहली थ्योरी थी कि जो क्रिएशन है वो जैसा आज है वैसे पहले था, ये भी गलत है। जो दूसरी थ्योरी आई कि सेम सिंस क्रिएशन है वैसा फ्यूचर में भी रहेगा, ये भी गलत है। द अर्थ इज़ अबाउट सिर्फ 40,000 ईयर ओल्ड ही है, ये भी गलत है। अपना यूनिवर्स जो है 13.8 मिलियन ईयर ओल्ड है, उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो ये गलत है। सो ऑल दीज आइडियाज़ बहुत स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th century। ये जितने भी आइडियाज़ थे इनको स्ट्रांगली चैलेंज किया गया 19th century में। एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वोकाज इन अ स्नेल शिप इज कॉल्ड HMS Beagle अराउंड द वर्ल्ड एंड चार्ल्स डार्विन। अब आपका जो इवोल्यूशनरी वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत बार नाम लिया जाएगा वो चाचा आपके जो हैं वो चार्ल्स डार्विन है।
चार्ल्स डार्विन पे बहुत सारी थ्योरी हैं और बहुत सारे जगहों पे इनका नाम आएगा, तो इनका नाम याद रखना है चार्ल्स डार्विन का। कंक्लूडेड दैट द एग्जिटिंग लाइफ फॉर्म आर शेयर सिमिलैरिटीज़, उन्होंने ये बताया कि जो एग्जिटिंग लाइफ है फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज़, वो कुछ सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ फ्रॉम दैट एग्जिटिंग मिलियन ऑफ ईयर अगो। जो मिलियन ऑफ ईयर अगो भी रहती थी उनसे भी कुछ सिमिलैरिटीज़ ये रखती हैं, और जो अब हैं उनसे भी ये सिमिलैरिटीज़ को रखती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम आ जाती हैं। Many such life forms do not exist anymore. There had been extension of different life form in the year gone by just a new form on the life arose in the different period of history of earth. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटेंड हो गई, उसकी जगह पे नई चीज़ें आ गई, नई चीज़ें फॉर्म हो गई। डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में ऑफ अर्थ पे डिफरेंट लाइफ एरोज हुए, डिफरेंट चीज़ें आई, कुछ चीज़ें एक्सटेंड कर गई, कुछ नई फॉर्म हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसी लाइफ पहले थी वो आज भी ऐसी ही है और आगे फ्यूचर में भी वैसी ही रहेगी। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और अभी भी चेंज हो रही हैं, ठीक। देयर हैज़ बीन ग्रेडुलर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एनी population has built in variation in characteristic, those characteristic which enable to some survive better in natural condition, climate, food, physical factor, etc. would outbreed other that are less involved to survive under such natural condition. जो आउटब्रीड करते हैं वो थोड़ा सा कम सर्वाइव कर पाते हैं इन नेचुरल कंडीशंस में। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस है वो क्या है? रिफर अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन इन्वायरमेंट लीव मोर प्रोजनी देन अदर। जो डार्विन का कहना क्या है कि फिटनेस क्या है, जो रिफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वो बात करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में अगर कोई इंसान या कुछ भी कोई भी स्पीसीज इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से फिट हो जाएगी तो वो ज़्यादा प्रोजनी को लीव करेगी एज़ कंपेरिजन टू द अदर। उन लोगों से जो इन्वायरमेंट में नहीं फिट हो पाए हैं उनसे अच्छा जो इन्वायरमेंट में फिट हो गए उनकी प्रोजनी ज़्यादा आएगी। These therefore will survive more and hence are selected by nature. तो दैट्स इसका मतलब क्या है? आपको सोशल भी ऐसा ही होता है। अगर सोशल में आपने एक स्टैंड बना लिया और आप उस इन्वायरमेंट में फिटेड हो गए, आपने उस तरीके से अपने आप को ढाल लिया तो आपको वो इन्वायरमेंट वो सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर मान लो आप उस इन्वायरमेंट में या आप उस जगह पे नहीं फिट हो पा रहे हो तो आपको वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एज इट इज़ नेचर में भी ऐसा है। अगर आप इन्वायरमेंट में सेटल हो पा रहे हो, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हो तो नेचर आपको एक्सेप्ट करेगी, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आप मर जाओगे। आपको नेचर एक्सेप्ट नहीं करेगी, नेचर आपको बाहर कर देगी। जैसे सोसाइटी होती है कि अगर आप उनके बेसिस पे काम नहीं करते हो, अगर आप फिट नहीं हो पा रहे हो तो सोसाइटी निकाल के आपको बाहर फेंक देती है। एज इट इज़ नेचर का भी ऐसा ही है कि अगर आप नेचर जो इन्वायरमेंट है अगर आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो आपको नेचर बाहर कर देगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने इस चीज़ को कहा नेचुरल सिलेक्शन एंड implied it as a mechanism of evolution, और इसको एक evolution के mechanism की तरह implement किया। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in the Malay archipelago, had also come to the similar conclusion around the same time. अब एक तो आपके चार्ल्स डार्विन इस चीज़ पे वर्क कर ही रहे थे और वो इस चीज़ पे बोल ही रहे थे। उसके बाद आपके ये अल्फ्रेड आते हैं और वो कहते हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क कर रहे थे और वो भी लास्ट में इसी कैलकुलेशन पे और इसी टाइम पे एक ही थॉट और एक ही कंक्लूजन पे उतरते हैं कि ऐसा ही है कि अगर आप नेचुरल सिलेक्शन, अगर आप नेचर में सेलेक्ट हो पा रहे हैं तो आपको नेचर सेलेक्ट कर लेगी, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको बाहर कर देगी। दोनों के सेम आइडिया थे और सेम कंक्लूजन थे।
In due to course of time, apparently new type of organism are recognizable. All the existing life form share similarities and share common ancestor. तो जितनी all the existing life हैं और जो आएंगी लाइफ उनमें क्या होता है, वो सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं. कॉमन एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं और वो सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं. हाउएवर दीज एंसेस्टर वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इपॉच, पीरियड, इरास. अब वो चाहे किसी भी पीरियड के हो अर्थ पे, चाहे वो इपॉच के हो या पीरियड के हो या इरास के हो, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी. आने वाली जनरेशन में वो सिमिलैरिटीज़ को कैरी करते हैं. द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अ अर्थ. जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अ अर्थ है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अ अर्थ पे. द कॉमन परमिजिबल कंक्लूजन इज दैट द अर्थ इज़ वेरी ओल्ड. तो इतना सब कुछ ये ग्रंथ पढ़ने के बाद, ये थ्योरी, ये थीसिस पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी कहती है, आपको ये पता चलता है कि जो बेसिकली आपकी जो अर्थ है, जो आपकी पृथ्वी है, वो बहुत पुरानी है. नॉट 1000 ऑफ ईयर एज वॉज थॉट अर्लियर बट बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड. जैसे आपको पहले बताया गया कि 1000 ऑफ ईयर ऐसा नहीं है, वो बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड है. ठीक है, तो पूरा आपका ये इसमें जो ये डार्विन वाली आपका ये वाला जो पोर्शन बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन जो आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर नेचुरली आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो, ये वाला जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके दो चार्ल्स डार्विन ने इस चीज़ पे वर्क किया और आफ्टर डैट अल्फ्रेड ने किया और दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुँचे थे. ये आपको याद रखना है. फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट, फूड एंड ऑल पे ये वाला आपको याद रखना है. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे चाहे कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो कैरी करते हैं और कॉमन एंसेस्टर है. जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ वो चाहे फिर इपॉच के हों, पीरियड के हों, उरास के हों, उनमें से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं आगे आती हैं. और उसके बाद यहाँ पे जो है आफ्टर डैट यहाँ पे बताया गया है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की और जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा आपस में कोरिलेट करते हैं. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे बताते हैं कि जितना भी आपने ये पढ़ा है उसका कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है वो सिर्फ आपकी 4 साल पुरानी नहीं है, वो आपकी बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड है. और आपके इन दोनों में इंट्रोडक्टरी पार्ट में और अभी यही बताया गया कि बेसिकली इवोल्यूशन हो रहा है. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि स्पोर्ट्स आए, ब्लास्ट हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें बताई गई. लेकिन वहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं है कि बेसिकली अर्थ पे लाइफ ओरिजिन हुई कैसे. उसके बाद आपको डिस्कस करते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, जैसी थी वैसी ही है, जैसी है वैसी ही रहेगी. ये सारी चीज़ें नहीं मानी गई और ये गलत भी हैं. आपको भी पता है 4 साल सिर्फ बताया 4,000 ईयर ओल्ड ही अर्थ है अपनी, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है. उसके बाद आपको नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाया गया और उसके बाद आपको ये कंक्लूज़न लाया गया कि जो अर्थ है वो इतनी नई नहीं है, अर्थ आपकी पुरानी है. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन. क्या एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ और हो रहा है. इन सब चीज़ों को हम इस 6.3 पैरा में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट्स कम टुमारो. एंड तब तक के लिए आप इस चीज़ को पढ़ते रहो. इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने को नहीं है, बट ये वाला चैप्टर आपको समझने का है. अगर आप इसको समझ लोगे, आगे थोड़ा सा याद करना है. जब होमो सैपियंस ये आएंगे तो इनका ब्रेन पढ़ाया जाएगा आपको इस चैप्टर में आगे कि इनकी कितनी कैपेसिटी थी ब्रेन की, कितना ये याद कर लेते थे और कितना क्या क्या ये खाते थे. और ये चीज़ और भी इस चैप्टर में आगे दिखाई गई है ह्यूमन इवोल्यूशन में. जब आपको ह्यूमन इवोल्यूशन इसमें आप पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इनके खाने पे जो ये खाते थे उनके बेसिस पे इनका ब्रेन कैपेसिटी दिखाई गई है. बिकॉज दे आर ईटिंग दिस दैट्स वाई द ब्रेन कैपेसिटी इज़ दिस, दे आर ईटिंग दिस दैट्स वाई ब्रेन कैपेसिटी इज़ दिस. और उसमें वो भी याद करना है कि सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी और सबसे कम किसकी थी. तो ये आने वाले आगे चैप्टर में हम कवर करेंगे. तब तक के लिए इसमें से तो अभी मुझे नहीं लगता कुछ है आपका पढ़ाने वाला, सब कुछ तो डिस्कस हो चुका है. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन और रिप्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग स्ट्रिंगनर ऑफ एक्सटेंस नेचुरल सिलेक्शन. हाँ, इस पर हम लोग ने बात करी है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पे. डार्विन थ्योरी यहाँ पे आपको मैंने
ये नोट्स में भी प्रोवाइड कर दी है, इसको चाहना तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस आना, चीज़ें वेरी करती हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हो कि चेंजेस वेरी करते हैं, दैट्स मीन वेरिएशन हो रहा है। डिफरेंट एग्जिट अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ हेरिटेबल ट्रेट। देन सेकेंड आपका जो डार्विन थ्योरी थी, दैट इज़ अ ओवर प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव। जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा है। स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस, लिमिटेड रिसोर्स, फूड, स्पेस मेट लीड टू द कॉम्पिटिशन एंड अमंग इंडिविजुअल। नेचुरल सेलेक्शंस पे हमने बात करी। इंडिविजुअल वेरिएबल वेरिएशन, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड पास द थ्रेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेचुरल सेलेक्शन का मतलब यही है कि जो नेचुरली सेलेक्ट हो गया, इन्वायरमेंट में उसने सर्वाइव करना सीख गया, अब वो वेरिएशन भी करेगा, सर्वाइव भी करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा और अपने जो ट्रेड्स हैं, जो अपनी कुछ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करके जाएगा। अगर इतना कोई सर्वाइव कर रहा है मतलब उसको नेचुरल चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट है उसने सेलेक्ट कर रखा है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट एंड अनफिट वंस आर एलिमिनेटेड। सच बात है कि अगर आप पढ़ाई का ही ले लो, अगर आप पढ़ रहे हो यू गेट सेलेक्टेड, अदरवाइज यू आर एलिमिनेटेड एज इट इज़। अगर आप नेचर में हो, अगर आप नेचर में सही तरीके, अगर नेचर आपको सेलेक्ट कर रहा है तो आप, अगर आप फिट हो तो आपको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, अगर आप अनफिट हो तो नेचर भी आपको एलिमिनेट कर देगा। ऐसे ही पढ़ाई में होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सेलेक्टेड हो, वरना आप एलिमिनेटेड हो। इनहेरिटेंस ऑफ द वेरिएबल ट्रेड आर द एक्सटेंट inherited by offspring and become common in the population। ये become common in the population offspring। inheritance वगैरह molecular basis of inheritance में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। accumulation of variable variation for many generation, variable traits accumulate and bring chance in the population। and ये आपका आता है formation of new species। यहाँ से आपकी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज है, वेयर द पॉपुलेशन जियोलॉजिकल इलोलेटेड एंड इन्वॉल्व इन इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म न्यू स्पीसीज। अब वो अगर इन्वायरमेंट ने उसको सेलेक्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि वो आगे सर्वाइव करेंगे और वो न्यू स्पीसीज देंगे। इवोल्यूशन ग्रेडुलर कॉन्टिन्यू इरिवर्सिबल चेंज लीडिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। आगे के लिए एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन जो भी है एंड ह्यूमन इवोल्यूशन है, ये हम लोग जब आगे का ये चैप्टर कवर करेंगे उसके बाद ही हम इसको कवर करेंगे। आप यहाँ से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। ये जो डिजिटल नोट्स है आपको काफ़ी वर्क करेंगे इस चीज़ पे, ठीक है। अरे तैयार है, वेट अ मिनट। ठीक है, तो आपका ये आज हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए आप इतना ही रिवाइज़ करेंगे कि डार्विन की क्या थ्योरी थी, किसने क्या माना, किसने क्या नहीं माना, कौन क्या बुद्धि लगा के आया, कहाँ से स्पोर आया, क्या एलिमिनेशन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6.3 पैराग्राफ एंड दैट इज़ योर मे बी व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बाय।